नमस्कार, मैं मधुसूदन कुमार महतो, पीजीटी केमिस्ट्री, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड क्वांटम नंबर्स। दो टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं, एक है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और दूसरा है क्वांटम नंबर्स। एक एक करके देखेंगे। जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में भी हमने देखा था ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी दोहरा प्रवृत्ति शो कर रहा था, तो मैटर भी दोहरा प्रवृत्ति शो करता है। कौन कौन से प्रवृत्ति हैं, कौन कौन से नेचर हैं? लाइक पार्टिकल एंड लाइक वेव्स। ठीक है, वेव की तरह भी, तरंग की तरह भी और पार्टिकल्स के तरह भी, कण के तरह भी। ठीक है, तो ये दोनों नेचर के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का दोनों नेचर के बारे में हम लोगों ने किया था। आज मैटर के बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ये जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है, इसको एक्सप्लेन किए थे एक फिजिसिस्ट, फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जो जिनका नाम है डी ब्रॉगली, इसलिए इसे हम डी ब्रॉगली प्रिंसिपल कहते हैं। 1924 में फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रॉगली ने बताया था कि रेडिएशन की तरह ही मैटर भी ड्यूअल नेचर शो करते हैं। ठीक है, कौन कौन से नेचर? बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। इसी चीज को हमने यहाँ लिखा है। इन 1924 फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रॉगली प्रपोज दैट मैटर like radiation should also exhibit dual behavior। इसको भी दो तरह के बिहेवियर शो करना चाहिए। कौन कौन से हैं? बोथ पार्टिकल्स एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। पार्टिकल की तरह और वेव की तरह, तरंग की तरह और कण की तरह। ठीक है, इन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है जो है लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी। यहाँ लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो वेवलेंथ होगा ही, और इस वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। एच क्या है? आप जानती हैं, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। एम क्या है? मास ऑफ पार्टिकल। वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू यह एच बाय एम वी है। यह वेव नेचर को दिखाने के लिए यह इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। एम वी आप लोग जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम यानी मोमेंटम को पी से डिनोट कर रहे हैं, तो एच बाई पी, वेयर पी क्या है? एम वी है, यानी मोमेंटम है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास का, यानी यदि मास ज्यादा है तो वेवलेंथ छोटा होगा, यदि वेवलेंथ बड़ा है तो मास छोटा होगा। यानी कि इजिली डिटेक्टेबल तभी होगा वेव नेचर जब पार्टिकल छोटा होगा, वेवलेंथ बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि इसी तरह से वेलोसिटी में भी हम लोग देख सकते हैं, वेलोसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि वेलोसिटी ज्यादा है तो उसमें वेवलेंथ छोटा होगा, यदि वेलोसिटी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। यह रिलेशन किसने दिया है? डी ब्रॉगली ने, इसीलिए इसे हम लोग डी ब्रॉगली प्रिंसिपल कहते हैं। तो यह वेव नेचर को एक्सप्लेन किया। और मैटर की जब बात होती है तो मैटर यानी पार्टिकल है, तो पार्टिकल नेचर तो उसमें ऑब्वियस सी बात है ही। ठीक है, तो बेसिकली डी ब्रॉगली प्रिंसिपल वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है, पार्टिकल का या मैटर का वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, यहाँ पर इसी चीज को हमने लिख दिया है। लैम्डा वेवलेंथ है, एम मास ऑफ पार्टिकल है एंड वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। अब हम लोग अगला देखेंगे, हेसनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेसनबर्ग आप जानते ही हैं, हेसनबर्ग इसको यह साइंटिस्ट का नाम है, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी अनिश्चितता की बात कर रहा है ना, श्योर नहीं, सर्टेन नहीं है ना, अनिश्चितता है। तो देखें किस बात की अनिश्चितता की बात हो रही है। हेजनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स के लिए बोला। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व होता रहता है, घूमता रहता है, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व
होता रहता है। तो ऐसे पार्टिकल्स का हेसेनबर्ग कहते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों एक्यूरेटली साथ साथ बताना इम्पॉसिबल है। हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल जो कि मोशन में रहता है, न्यूक्लियस के चारों ओर मोशन में रहता है, वैसे पार्टिकल का एक्यूरेटली पोजीशन और मोमेंटम दोनों साथ साथ बताना एक समय पर इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर हमने लिखा है। इन 1927 जर्मन फिजिसिस्ट हेसेनबर्ग stated uncertainty principle. It states that ये principle क्या कहता है? It states that it is impossible to determine simultaneously. यानी कि साथ साथ ज्ञात करना असंभव है क्या? The exact position and exact momentum of electron. इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ एक्यूरेटली बताना इम्पॉसिबल है। ठीक है, यह क्या है? यह हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। और इन्होंने भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ये चेंज इन पोजीशन को डिनोट करता है। डेल एक्स क्या है? चेंज इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को डिनोट करता है, जबकि डेल पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को डिनोट करता है। और चेंज इन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का जो मल्टीपल होगा वह ग्रेटर और इक्वल टू होगा h/4 पाई। ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने देखा है मोमेंटम के लिए हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी, तो इसी तरह से यहाँ पर भी p की जगह पर हमने मास इनटू वेलोसिटी लिखा, यानी कि चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4 पाई। इसी को रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग, चूंकि मास कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो इसे हम कांस्टेंट की ओर यदि शिफ्ट कर दें, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दें, तो हमें यह इक्वेशन मिलेगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो यह ग्रेटर और इक्वल होगा h/4 हालांकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम लोग इक्वल का साइन लेंगे। ठीक है, ग्रेटर को ओमिट कर देना है, इक्वल लेके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। तो इस तरह से जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे ड्यूअल नेचर पर बेस्ड, उनको हमने समझ लिया है। अब आगे हम लोग क्वांटम नंबर्स को करेंगे। ठीक है, क्वांटम नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्वांटम नंबर्स होता क्या है? बेसिकली क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करवाता है क्वांटम नंबर्स। जैसे कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल से बिलोंग कर रहा है, कौन सा ऑर्बिट से बिलोंग कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी होगी, न्यूक्लियस से उसका क्या एवरेज डिस्टेंस होगा, वह इलेक्ट्रॉन जिस सेल में है उस सेल में कैसा सब सेल मौजूद है, उस सब सेल का क्या शेप है, यानी कि total identification of an electron is given by quantum numbers। क्वांटम नंबर के द्वारा ही हमें एक इलेक्ट्रॉन का डिटेल प्राप्त होता है। तो देखते हैं आगे। क्वांटम नंबर बेसिकली चार हैं, चार ही क्वांटम नंबर्स हैं। जिसमें से पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। इन क्वांटम नंबर्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए हमने लिया है स्मॉल लेटर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए लेते हैं स्मॉल लेटर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए लेते हैं स्मॉल लेटर m एंड स्पिन क्वांटम नंबर के लिए स्मॉल लेटर s। ठीक है, तो ये चारों क्वांटम नंबर क्या है? सिंपली कहेंगे आइडेंटिफिकेशन है इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सीधे सीधे हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिट कहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से बिलोंग कर रहा है, ऑर्बिट या सेल,
मीनिंग सेम है, किस सेल से बिलोंग कर रहा है या किस ऑर्बिट से बिलोंग कर रहा है, यह कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यदि हमें नंबर ऑफ सेल मिल जाए, यानी सेल की संख्या या ऑर्बिट की संख्या मिल जाए, तो उससे हम एनर्जी भी बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, और न्यूक्लियस से उसकी एवरेज डिस्टेंस भी बता सकते हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज डिनोटेड बाय n, it represents the number of cell to which electron belongs। यानी जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं वो कौन सा सेल से बिलोंग कर रहा है, जिस इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिफिकेशन हम चाह रहे हैं वह कौन सा सेल से बिलोंग कर रहा है, कौन सा ऑर्बिट से बिलोंग कर रहा है, ये हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ सेल, ठीक है, एंड एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब यदि हमें ऑर्बिट की संख्या मिल जाए, सेल की संख्या मिल जाए, कौन सा सेल नंबर है, तो हम उसकी एनर्जी भी बता सकते हैं और उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बता सकते हैं। बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम में हमने रेडियस निकालने का या एनर्जी निकालने का इक्वेशन पर ऑलरेडी चर्चा कर चुका है, ठीक है। इट कैन हैव द वैल्यू एज n इक्वल टू 1 2 3 4 5, इस तरह से इसकी वैल्यू हो सकती है, कोई भी इंटीजर हो सकता है इसका वैल्यू, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब अगला हम लोग देखेंगे एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। यह क्या इंफॉर्मेशन देता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें सब सेल्स के बारे में बताता है, यानी कि ऑर्बिट के अंदर भी, सेल के अंदर भी छोटे छोटे सब सेल्स होते हैं, ठीक है, सब सेल्स होते हैं जिनको हम लोग एस पी डी एफ आदि से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? तो सब सेल्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है। इट इज डिनोटेड बाय एल, इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ सब सेल्स इन एनी मेन सेल, यानी किसी सेल में कितने सब सेल्स हैं इसकी जानकारी हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर से मिलता है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेप ऑफ सब सेल, यानी यहाँ पर हमें तीन मुख्य इंफॉर्मेशंस मिल रहे हैं, तीन सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। पहला तो कितना से सब सेल्स होगा, दूसरा एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, और तीसरा सब सेल का शेप क्या होगा, किस आकार का होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट कैन हैव द वैल्यू एज l इक्वल टू, यह स्मॉल लेटर l है, l इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n माइनस 1। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, इस फॉर्मूले से किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम को हम लोग बता सकते हैं। इस फॉर्मूले में देखिए h एक कांस्टेंट है, यहाँ पर सिर्फ l की वैल्यू चेंज हो सकती है, यानी l हमें पता रहेगा। l क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर है। एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू यदि हमें पता है तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम भी इलेक्ट्रॉन का बता सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं, जैसे when वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 3, तो l की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे हमने लिखा है l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर n माइनस 1 तक जाएगा, यानी कि जब n की वैल्यू 3 है देन वैल्यू ऑफ l हो जाएगा 0 1 2 होगा, ठीक है। और इसमें कितने सब सेल्स होंगे? तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे 1 2 3, यानी 3 सब सेल्स होगा। अब इस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या हो सकता है? तो एल की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। यदि एल की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो उस समय एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, और जब 1 ले रहे हैं तो उस समय क्या एंगुलर मोमेंटम होगा, और 2 ले रहे हैं तो उस समय क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
और एग्जांपल ले लेते हैं, वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें जो हमारा वैल्यू एल इक्वल टू 0, 1, 2 ये आया है, ये सबसेल्स एक पर्टिकुलर सबसेल्स को रिप्रेजेंट करता है। एक पर्टिकुलर सबसेल्स के लिए यह वैल्यू होती है। जब वैल्यू एल बराबर 0 है तो यह एस सबसेल को डिनोट करता है। एल बराबर जब वैल्यू 1 है तो यह पी सबसेल को डिनोट करता है, और जब एल बराबर 2 है तो यह डी सबसेल को, और एल बराबर जब 3 है तो यह एफ सबसेल को डिनोट करता है। यानी कि यहाँ पर यदि हम बात करें, जब n की वैल्यू 3 है तब l की वैल्यू 0, 1, 2 है। यानी कि n की वैल्यू जब 3 है तब हमारे पास कौन कौन से सबसेल हैं, s होगा, p होगा और d होगा। 3 सबसेल होगा, s, p, d। ये कहाँ से पता चला, यहाँ हम देख सकते हैं l की वैल्यू 0 है तो s होगा, यहाँ पर 0 था s होगा। l की वैल्यू यदि 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो फिर क्या होगा, p होगा। l की वैल्यू यदि 2 है तो 2 के लिए यहाँ पर d है तो d होगा। तो इस तरह से गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू का हम l की वैल्यू बता सकते हैं और उसमें उपस्थित सबसेल्स भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं n की वैल्यू यदि 4 है तब l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगा। n-1 तक जाना है, n यदि 4 है तो 3 तक जाएगा, यानी 4 सबसेल्स हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से सबसेल्स हैं, s है, p है, d है और f है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की चर्चा करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली हमें इन सबसेल्स का ओरिएंटेशन बताता है। एस, पी, डी, एफ, अभी जो हमने देखा है सबसेल, इनका ओरिएंटेशन बताता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है यह वेरी करती है -l से लेके +l तक थ्रू 0। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर m। इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर एक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आ गया। इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स होंगे ये बताता है। एंड ओरिएंटेशन ऑफ ईच सबसेल्स, और सबसेल्स का ओरिएंटेशन बताता है। तो जितनी ओरिएंटेशंस होती हैं उतना ही ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है। वैल्यू ऑफ m लाइज बिटवीन -l to +l थ्रू 0। ठीक है, जैसा कि हमने बात किया। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ईच सेल इक्वल टू, प्रत्येक सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो यह 2l + 1 होगा। यानी l की वैल्यू जब 0 रहेगी तो कितने हमारे ऑर्बिटल होंगे, 1 होगा। ठीक है। जब l की वैल्यू 1 रहेगी तो कितने ऑर्बिटल होंगे, 2 1 जा 2 एंड 1 3 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है। और जब 0 होता है, l इक्वल टू 0 होता है तो s ऑर्बिटल होता है। s ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कितना होगा, 1 होगा। p ऑर्बिटल का कितना होगा, 2 1 जा 2 एंड 3 यानी 3 होगा। तो इस तरह से ओरिएंटेशंस को बताता है या नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। ठीक। देखिए यहाँ पर एग्जांपल लेके हमने देखा है, व्हेन वैल्यू ऑफ l इक्वल टू 0 m इक्वल टू 0, क्योंकि -l से +l थ्रू 0 जाना है। ठीक है। वैल्यू ऑफ l यदि 1 है तो m क्या हो जाएगा, तो -l, 1 है तो -1, 0 देन +1, यानी कि 3 ओरिएंटेशंस। वैल्यू ऑफ l इक्वल टू 2 देन m क्या होगा, -2, -1, 0, +1, +2 यानी 5 ओरिएंटेशन। एंड वैल्यू ऑफ l इक्वल टू 3 देन m क्या होगा, m -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, टोटल 7 ओरिएंटेशन। ये जो नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस हैं यही इसके ऑर्बिटल की संख्या को भी बताता है। ठीक है। इसको हमने यहाँ पर समराइज किया है। सबसेल S में कितने ऑर्बिटल हैं, तो ओरिएंटेशन हम देखेंगे, 1 है तो यह 1 ऑर्बिटल है। सबसेल P यानी L की वैल्यू जब 1 होती है तो P होता है, तो P की कितनी ओरिएंटेशन है, 3 है तो यानी 3 ऑर्बिटल होगा।
ये सबसेल्स है। एल की वैल्यू जब 2 है तो कौन सा सबसेल होता है, डी होता है। और डी के लिए कितने ओरिएंटेशंस हैं, यहाँ देख सकते हैं 5, यानी 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स होगा। इसी तरह से एल यदि 3 है तो एफ सबसेल होगा और इसके कितने ओरिएंटेशंस हैं, 7, यानी कि 7 ऑर्बिटल्स होगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम बता सकते हैं यदि हमें एल की वैल्यू प्राप्त हो, यदि दिया हुआ हो। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन मेन एनर्जी लेवल इक्वल्स एन स्क्वायर। क्या कह रहा है कि किसी ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ये कहां से हमें पता चलेगा। यदि हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दे तो भी हम बता सकते हैं, एन का स्क्वायर कर देना। यानी फर्स्ट ऑर्बिट की यदि बात करें जिसका कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर हम यदि 1 कर दें तो 1 का स्क्वायर यानी 1 ही, यानी कि एक ही ऑर्बिटल होगा। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होगा और वो क्या होगा, एस एस सबसेल होगा और उसी में एक ऑर्बिटल होगा। यदि हम थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो 3 लेंगे, 3 3 जा 9, यानी कि यहाँ पर टोटल 9 ऑर्बिटल्स होंगे। अब सबसेल कितनी होगी, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर यदि 3 है तो एल बराबर 0 1 एंड 2 होगा, यानी कि सबसेल 0 1 और 2 होगा, यानी एस पी एंड डी 3 सबसेल्स होंगे, जबकि ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम बता सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth सबसेल, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बता सकते हैं बाय यूजिंग 2n स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को समझ लिया है। अब अगला हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के स्पिन के लिए हम एक वैल्यू देते हैं +½ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए वैल्यू दिया जाता है -½ ठीक है, इसी को हमने यहाँ पर लिखा है। It is denoted by S. It indicates the direction of spin of electron. Just electron का spin का direction को बताता है, whether electron is spinning in clockwise or anti-clockwise. For clockwise spin of electron, value of S will be +½ whereas for anti-clockwise spin of electron clockwise spin the value of s will be -½ और जब clockwise spin करे तो इलेक्ट्रॉन का हेड हम अप रखते हैं, हम लोग अप रखते हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करे तो इलेक्ट्रॉन का हेड डाउनवर्ड रखा जाता है। यानी डाउनवर्ड जो इलेक्ट्रॉन को हम शो कर रहे हैं उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर -½ होगा, अपवर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए +½ होगा। तो इस तरह से आज हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से रिलेटेड प्रिंसिपल्स को देख लिया है ना, जिसमें से डी ब्रॉगली प्रिंसिपल और हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझा, फिर हमने क्वांटम नंबर्स को भी समझ लिया है।